Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. How are you all? Fine. Today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is the chemical equilibrium. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, in the today's session, we are going to start the new chapter. The name of the chapter is beta chemical equilibrium. मैम अपनी लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बेंजीन वाला क्वेश्चन था, वो ऐसे करेंगे आफ्टर 7 PM ले लेंगे, ठीक है, आफ्टर 8 सॉरी, ओके मैम ठीक है, लास्ट में ले लेंगे। यस आई नो इट, मुझे याद था ये बात कि बेंजीन वाला क्वेश्चन पेंडिंग था। जब पॉल वाले क्वेश्चंस लेंगे ना उसके साथ ले लेंगे। तो बेटा इन द केस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट वुड बी देयर। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले तो हमें ये सीखना है इक्विलिब्रियम क्या है। इट इज द स्टेट ऑफ द रिएक्शन, it is the state of the reaction at which the rate of the forward reaction become equal to the rate of the backward reaction. The rate of backward reaction. What does it mean, beta? इसका meaning क्या हुआ? Basically, देखो, two types of chemical reactions are there. What are these? The two types of chemical reactions are there. The first category of the chemical reaction is beta, it is called as the reversible chemical reaction. This is called as a reversible chemical reaction. सभी बच्चों को पता होगा हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। Those Yes. reactions, हाँ जी, जो दोनों डायरेक्शन में हो सके। Those reactions which can take place in the forward as well as the backward reaction. In the forward as well as the backward direction. बच्चा जो दोनों डायरेक्शन में हो सके, as the backward लिख देते हैं, backward direction are known as the reversible reaction. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी तो हमने रिवर्सिबल पढ़ा था ना, रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नाउ व्हाट वुड हैपन बेटा, जैसे जितने भी आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जैसे you can consider the decomposition of the hydrogen iodide. Whenever the hydrogen iodide decompose, क्या बनता है बेटा, hydrogen in the gaseous state is formed and the iodine in the gaseous state is formed as a result of the decomposition of the hydrogen iodide. ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड जब ब्रेकअप होता है तो उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ये फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा। जब आपका HI रिएक्टेंट होगा और H2 और I2 प्रोडक्ट होंगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसको बोलेंगे फॉरवर्ड, और अगर आपके H2 एंड I2 रिएक्टेंट होंगे एंड HI का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं। irreversible chemical reactions. In the case of the irreversible chemical reaction, बच्चा रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकता है। जैसे कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड है वो वापस से रिएक्ट करके
आपके रिएक्टेंट फॉर्म नहीं करेंगे। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन मीन्स द रिएक्शंस which can proceed only in the forward direction. Forward direction are known as irreversible reactions. Irreversible. Irreversible रिएक्शंस, जो रिएक्शन आपके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। बेटा जैसे 2KClO3 है, ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ 2KCl हो जाएगा एंड द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन वुड बी रिलीज। दिस इज कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम हमने किसको बोला? देखो क्या होता है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है रिएक्शन में। अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये आपका, जैसे मैंने रिएक्शन ले लिया कुछ ऐसे, AA प्लस BB इन द इक्विलिब्रियम दे आर गिविंग एज C एंड DD। बच्चा इसमें स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है फॉर द रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और ये C और ये वाला DB ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अगर इस साइड पे हम कंसंट्रेशन रखें, इस साइड पे हम टाइम रखें, तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ हमारे पास क्या अवेलेबल रहेगा बताइए? सिर्फ रिएक्टेंट अवेलेबल रहेंगे, है ना, प्रोडक्ट तो उस टाइम पे होंगे नहीं। और जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले देखो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा थे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बाय द पासेज ऑफ द टाइम क्या हो गई? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। बट ये रिएक्टेंट ना जीरो नहीं हुए, मतलब आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म नहीं हुए, कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। क्या हुआ कि जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया, ये मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इक्विलिब्रियम में इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करूंगी बेटा, कुछ टाइम के बाद जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। अब ये हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो गई, एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गई। धीरे धीरे जो आपके प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट के वापस से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। प्रोडक्ट ने क्या किया? वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। तो यानी कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कम थी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट बने उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे आके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो हम इससे बोलते हैं कि रिएक्शन में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्वल IUM is a short form of equilibrium that I am going to use in this chapter. This is a condition of equilibrium. ठीक है, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है, या जो मैं एक ही लाइन कर देती हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ज्यादा कुछ बढ़ गया या नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि दे आर नाउ बिकम इक्वल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जब बराबर हो जाएंगे तो वो आपका रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक कंडीशंस क्या है, उसके बाद कुछ रिलेटेड लॉस पढ़ेंगे। तो बेटा कैन आई शिफ्ट द स्लाइड नाउ? Yes, ma'am. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ chemical equilibrium. Regarding the characteristic of chemical equilibrium, the first characteristic is it is dynamic in nature. It is dynamic in nature. बेटा dynamic का meaning समझते हो क्या होगा? What do you understand by the dynamic? देखो dynamic and the static, ये दो terms आप पढ़ते होगे। स्टैटिक Yes, का मतलब है कि स्टडी कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी फिनोमिना की एट द रेस्ट, है ना, जब उसमें मोशन नहीं है। डायनामिक मींस द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, प्रोसेस हो रही है इसमें।
तो डायनामिक का मतलब है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ना तो रिएक्टेंट कम हो रहा है ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उसे लगता है कि रिएक्शन, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिएक्शन स्टॉप हो गया, ठीक है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उसे लगता है कि ये स्टैटिक है। बट एक्चुअली में क्या है, अब जो लोग जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलोगे कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, हो क्या रहा है कि दोनों के दोनों रिएक्शन बराबर स्पीड से हो रहे हैं। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही स्पीड से जो आपका प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज अ फिनोमिना जब आपके दोनों के दोनों प्रोसेसेस सेम, दोनों के दोनों रिएक्शंस, फिजिकल प्रोसेसेस में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम फिजिकल एंड केमिकल बोथ होते हैं। तो अगर मैं प्रोसेसेस की बात करूंगी तो बहुत प्रोसेसेस विल से, और केमिकल रिएक्शन की बात करूंगी तो मैं फॉरवर्ड एंड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगी। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं इसमें, है ना, बट चेंजेस दोनों डायरेक्शन से इक्वल एंड ऑपोजिट चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए देखने में आपको स्टैटिक लगता है। This is the first point कि equilibrium is dynamic in nature, and the second thing is कि at the equilibrium, देखो only and the necessary condition about the equilibrium is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of the forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ द थर्ड थिंग इज एट द इक्विलिब्रियम, हाँ एक बात और लिख सकते हैं इसके स्टार्टिंग में ही कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं होगा, वो तो आपने देख ही लिया, तो मुझे इसको और पहले लिखना चाहिए था। तो ऐसे करते हैं कि इसको सबसे पहले कर देते हैं, क्योंकि तभी तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होगा ना, अगर आपकी प्रोसेस होगी रिवर्सिबल। इट इज अचीव्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। मैंने रिएक्शंस लिखा है बेटा, प्रोसेसेस भी आप कह सकते हो, और यहाँ पे कर देते हैं कि इट इज डायनामिक, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि एट द इक्विलिब्रियम द डायनामिक इन नेचर, at the equilibrium the measurable properties of the system, the measurable properties of the system become constant, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, that is the concentration, temperature, pressure, etc। कहने का मतलब हुआ कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ कि जैसे कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो भी डेंसिटी है, ऑल द थिंग्स। देखने वाले को तभी तो लगता है ना कि नथिंग इज हैपनिंग एट ऑल, बिकॉज जिन चीजों से वो ऑब्जर्व करता था रिएक्शन रेट, रिएक्शन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज अब क्या हो चुकी हैं, कॉन्स्टेंट हो चुकी हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एट द इक्विलिब्रियम, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, कौन सी क्वांटिटी जीरो होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, कि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अंडर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज, देखो बेटा अगर आपका फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम है या केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम में कुछ गैसियस स्टेट भी इन्वॉल्व है, तो आपको क्या देखना है कि आपका जो कंटेनर है या आपका जो वेसल है वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। कि देखो सॉलिड और लिक्विड में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, अगर गैसियस स्टेट इन्वॉल्व है, तो अगर गैसियस आपकी सिस्टम को लीव करके चले जाएंगी, कंटेनर से बाहर चली जाएंगी, वेसल से बाहर चले जाएंगी, तो आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड कोई एक प्रोसेस तो फिर होगी ही नहीं उसमें, है ना, अचीव ही नहीं कर पाओगे कंप्लीटली इक्विलिब्रियम। तो if the gaseous state is involved, then equilibrium can only be attained
in the closed containers या vessels. ठीक है, तो these are the some of the conditions, some of the characteristics of chemical equilibrium, जो आपको थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में बताएंगे कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली में कैसे होता है. Is that clear बेटा? I am going to shift the slide. Yes, ma'am. Okay जी, next is the law of the chemical equilibrium. Law of the chemical equilibrium. Regarding the law of the chemical equilibrium, जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, यू कैन से द कंसिडर द जनरल केमिकल रिएक्शन, कंसिडर द जनरल केमिकल रिएक्शन A plus B gives us C plus D. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है. तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. तो लॉ ऑफ द मास एक्शन. तो लॉ ऑफ द मास एक्शन क्या कहता है कि अगर ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन है तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? Rate of the forward reaction beta in this case will be directly proportional to the product of the concentration of reactant. Reactant क्या है? A and B. इनकी concentration का product with the concentration terms raised to the powers equal to the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. This is how we are going to write the rate of the chemical reaction. बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन की जो पावर्स है हम क्या बना देंगे, वो जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है इक्वेशन में. अब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रेट एफ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू द, बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू कैन इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट दैट इज के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी. तो बेटा ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, एंड यू कैन टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? सिमिलरली द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी, अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखो रिएक्टेंट क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी एंड डी है, तो concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D. So this is the rate of the backward reaction, and the rate of the backward reaction in this case is equal to the KB. backward के लिए B हो जाएगा, concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D. तो this is the equation number 2. अब देखो हमने इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन रखी थी? कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज कि एट द केमिकल इक्विलिब्रियम rate of the forward reaction beta that will become equal to the rate of the backward reaction. अब forward and backward reaction बराबर है, तो 1 and 2 equation का left hand side portion तो बच्चा equal हो गया. Now what we are left with the right hand side part. Kf concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B. This is equal to Kb concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D. Is that clear? ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब क्या Yes, ma'am. ओके बेटा, अब क्या करेंगे के जो आपके रेट कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर लो, के एफ बाय के बी. बैक स्लाइड दिखा दो एक बार. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक मैं आपको बता देती हूँ बेटा. ये के एफ के साथ और के एफ और के बी के साथ जो फैक्टर्स हैं उनको एक साइड कर लेंगे, और आपके कांस्टेंट जो के एफ एंड के बी हैं उनको एक साइड इक्वेशन के मूव कर लेंगे, एंड देन वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ द टू कांस्टेंट जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा कैन यू शिफ्ट द स्लाइड? Yes, ma'am. ओके जी. तो रेट ऑफ के एफ बाई के बी क्या हो जाएगा? देखो इधर सी था ना, सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी. अब देखो दो कांस्टेंट्स हैं बेटा हमारे पास, एक है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर इज अ रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. इफ वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट्स, देन व्हाट वी विल डू, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स इज हैविंग द अनदर कांस्टेंट, और उस अनदर कांस्टेंट को बोलते हैं के, एंड दैट के इज कॉल्ड एज अ, क्या बोलेंगे बच्चा जी उसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो आपने इसको कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपको इसको सिंपल कैपिटल के लिखना है देन इट इज ओके, अगर आपको इसको के पैर में ई क्यू लिखना है देन इट इज ओके, अगर आप इसको के पैर में सी लिखना चाहते हो कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में है तब भी ठीक है, या आप इसको के हैश लिखना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. बाकी जब आपको देगा एग्जामिनर तो आप इसको कैपिटल के से पहचान जाओगे, सी के या के सी वो यूज करता है.
तो K किसके बराबर आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, concentration of A raised to power A and the concentration of B raised to power B. ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम स्टार लगा देंगे. अब यही इक्वेशन से हमारे पास बनता है लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. अब देखो लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम states the ratio of product of रेशो ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, रेशो का मतलब है डिवीजन. द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बेटा जो आंसर आ रहा है ये राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स उनका मतलब है. द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट यहाँ ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है और ये वाले प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला. टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इज कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. कहने का मैं मतलब ये हुआ कि रेशो मतलब डिवीजन, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एक कांस्टेंट है. मतलब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का अगर हम मल्टीप्लाई ले लें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई ले लें, दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा और वो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और बार बार मैं बोल रही हूँ ये बात, और ये आप स्टार पॉइंट से लिख लो बच्चा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कांस्टेंट फैक्टर जरूर है, ये आपका फंक्शन है टेम्परेचर का. ठीक है, मतलब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा रिएक्शन कर रहे हो, टेम्परेचर थ्रू आउट द कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशंस है, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. और जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो क्या है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है एंड हाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा Yes, देखते ma'am. हैं कि किस किस टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, उसके बाद इसके यूनिट देखेंगे. रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटा कौन कौन सी टाइप होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? पहली तो आपने के सी देख ली. बताओ बच्चों कंसंट्रेशन कब लेते हैं? जब आपके पास लिक्विड फॉर्म होना. के सी कब यूज करोगे आप? के सी आप यूज करोगे जब आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के स्टेट में होंगे. रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इफ यू ऑब्जर्व इन द लिक्विड स्टेट. अगर ये आपकी एक्वस फॉर्म या लिक्विड स्टेट ही लिख देती हूँ ज्यादा सही रहेगा. इन द लिक्विड स्टेट रहेंगे तब आपके पास ये आ जाएगा केसी. ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन की फॉर्म में. जैसे अभी हमने कंसंट्रेशन लिखा था ना, सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी. तो ये आपका कंसंट्रेशन की फॉर्म में आ गया. के पी कब यूज करोगे? जब आपके पास प्रेशर लोगे. अब देखो के पी की यूज कब होगी? के पी यूज होगा अगर आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, आर इन द गैसियस स्टेट. तो ज्यादा मेजरेबल क्या रहेगा? बाकी तो आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन और प्रेशर में रिलेशनशिप वी कैन फाइंड आउट. गैसियस स्टेट तो आ जाएगा प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर, ये स्मॉल वाला सी है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे स्मॉल वाला सी है. प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी, प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी. ये हो गया आपके पास के सी एंड द के पी. अच्छा, एक बात और, अगर आपके पास कोई सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उसकी हम कंसंट्रेशन क्या कर लेते हैं, वो यूनिटी ले लेते हैं. इफ एनी ऑफ द reactant or the product in the pure crystalline
state, then मतलब सॉलिड फॉर्म ले लिया अगर, then concentration we can take is unity. Unity. ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गई आपके केसी एंड केपी के एक्सप्रेशन लिख लें। लेट मी गिव यू वन और द टू इक्वेशन सो दैट यू कैन राइट डाउन द एक्सप्रेशंस फॉर दैट। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी आपके पास, अमोनिया की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन in the gaseous state and they are having the equilibrium to give the 2 molecules of ammonia. So how you can write the value of Kp? Kp का expression कैसे लिखेंगे? ओके लीजिए, देख लीजिए पिछली स्लाइड। Kp का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको पहले क्या लेना पड़ेगा बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी, सॉरी प्रेशर लेना पड़ेगा, बिकॉज आप Kp लिख रहे हो। Done, ma'am. ओके ओके ठीक है। अब ये देखो Kp अगर आपको लिखना है ना, तो प्रोडक्ट में क्या है? अमोनिया है ना, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखोगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखोगे एंड द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे, और पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा Kp का। और जैसे कोई इक्वेशन आपने लिख दी कंसंट्रेशन की फॉर्म में, तो कंसंट्रेशन तो आप चेक कर ही चुकी हो कि कैसे करना है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kp and Kc, relationship between the Kp and Kc। देखो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। PV is equal to nRT, this is the ideal gas equation for n moles। PV is equal to nRT में आप n by v ले लो एक साइड पे, RT यहाँ हो जाएगा एंड दिस इज P। तो P is equal to n by v क्या हो गया? कंसंट्रेशन हो गया, C into RT। तो P is equal to C into RT। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द प्रेशर इनटू द कंसंट्रेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, C is equal to P by RT। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी? प्रेशर डिवाइडेड बाय द RT। अब देखो आप Kc Kp में कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे? कंसंट्रेशन C है, P by RT, तो पहले आप Kc की वैल्यू चेकआउट करो। Kc क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। अब कंसंट्रेशन ऑफ C को आप क्या लिख सकते हो? देखो प्रेशर ऑफ C लिख सकते हो डिवाइडेड बाय RT, और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी बेटा? C हो जाएगी। एंड देन प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा, और इस सारे की वैल्यू हो जाएगी D। ठीक है, होल रेज टू पावर A के केस में प्रेशर ऑफ A बाय RT और द होल पावर इज A। प्रेशर ऑफ B बाय RT, दिस होल पावर इज B ओनली। इसको अगर आप स्प्लिट करोगे ना, देखो प्रेशर वाली टर्म्स को आप अलग कर लो। प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A, प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by RT, पावर क्या आ जाएगी? C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है, तो दिस इज अ पावर। अब थोड़ा सा इसको इधर इंसर्ट कर लेते हैं। इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, मिक्सिंग ना हो जाए इसमें। तो Kc इज इक्वल टू तो Kc किसके बराबर आ जाएगा बेटा? Kc में ये फैक्टर तो देखो Kp बन गया। इसको कैसे आप एडजस्ट करोगे? 1 by RT, और पावर को ना मैं डेल्टा n लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे डेल्टा n क्या रिप्रेजेंट करता है? वेयर डेल्टा n इज इक्वल टू C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। डेल्टा n हो गया आपका चेंज इन द
number of moles. ठीक है? And if you want, you can shift it over to the this side. 1 की पावर तो बेटे डेल्टा एन चेंज नहीं ना होगा कुछ, इसलिए मैंने आर टी की पावर लिख दी थी। तो ये जो आएगा आर टी डेल्टा एन के सी इज इक्वल टू के पी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, मैंने सिर्फ इसको इस साइड पे शिफ्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में के सी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, के पी से, आप किसी से भी स्टार्ट करते हो, यू कैन कन्वर्ट देम। बाकी ये बात ध्यान में रखना, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में किया था ना, कि डेल्टा एन कैलकुलेट करते हुए वही स्पीशीज के मोल्स लेने हैं जो गैसियस स्टेट में है। बेसिकली हमने ये किससे ऑब्टेन किया, गैसियस स्टेट से ऑब्टेन किया। ठीक है, ओके, यू हैव टू टेक द मोल्स ऑफ द गैसियस स्टेट ओनली, सॉलिड लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। रिलेशनशिप समझ में आ गया सबको केपी एंड केसी में? Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या केसी एंड केपी के कोई यूनिट होते हैं, या ये आपका क्वांटिटी जो है ये यूनिट लेस है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेदर दे आर हैविंग एनी यूनिट और नॉट। यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। देखो केसी और केपी के क्या यूनिट होंगे, ये कैसे चेक किया जाएगा? केसी और केपी के यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा उसके फॉर्मेट पे, यानी कि एक्सप्रेशन पे। देखो तो कैसे चेक किया जाएगा। लेट अस सपोज वी आर हैविंग, ये मैं अमोनिया वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ, चलो। 2 अमोनिया and this is the nitrogen in the gaseous state, 3 molecules of hydrogen in the gaseous state बेटा, और अमोनिया in the gaseous state। देखो अब इसमें केपी आप कैसे लिखते हो? केपी आप ऐसे लिखोगे ना, नाइट्रोजन, अच्छा प्रेशर है तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की प्रेशर की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ से जरा चेक करो, 3 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, तो अगर मैं इसको प्रेशर ही मान के चलूं, है तो प्रेशर ही है ना, चाहे किसी का भी हो, यूनिट तो सेम ही होगा। तो प्रेशर की पावर 4 ऊपर से आ जाएगी न्यूमिनेटर से, और प्रेशर की पावर 2 डिनोमिनेटर से आ जाएगी। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि प्रेशर स्क्वायर। अब प्रेशर को आप एटीएम में ले लो, प्रेशर को आप बार में ले लो, प्रेशर को आप पास्कल में ले लो, या प्रेशर को आप एमएम ऑफ मरकरी में ले लो, जैसे भी ले लो। ठीक है, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? उसकी ट्वाइस आ जाएगी, मींस उसका स्क्वायर आ जाएगा, रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा ना। तो प्रेशर स्क्वायर, इन शॉर्ट आई कैन से दिस इज अ प्रेशर स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे केपी आपका यूनिटलेस नहीं है। तो पेपर में ना कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि कांस्टेंट तो है तो इसका यूनिट भी नहीं होगा। तो जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ ना उसके हिसाब से आप चेक करना। अब जैसे मैं इसी की एग्जांपल ले लूं, एक जैसे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड को आपने चेक किया, हाइड्रोजन और आयोडीन हो गया, ये सब गैसियस स्टेट में है। मुझे जरा चेक करके बताना केपी का क्या यूनिट होगा, बताओ तो। केपी का क्या यूनिट होगा बेटा? नो आइडिया? देखो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन का प्रेशर इंटू आयोडीन का प्रेशर, तो रिएक्टेंट में क्या है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर। तो यहाँ से भी प्रेशर स्क्वायर आ गया, यहाँ से भी प्रेशर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ ये क्या है, क्या है बच्चों? यूनिट, Unitless. बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, यूनिट, यहाँ पे उसका यूनिट क्या आता है, प्रेशर स्केयर। तो आप ये बात ध्यान में रखना, पेपर में एकदम से ऑप्शन टिक मत कर देना कि ये यूनिट लेस है और कांस्टेंट वैल्यू है। आपको जो एक्सप्रेशन दिया होगा, जो रिएक्शन दिया होगा, उसके हिसाब से चेक करोगे। इसी तरह मैं आपको कंसंट्रेशन का भी ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। लेट अस सपोज वी आर हैविंग एनी ऑफ द रिएक्शन लाइक, जैसे मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है कुछ, सिल्वर नाइट्रेट था,
सोडियम क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया और सोडियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें तो खैर पीपीटी बन जाते हैं, पर लेट अस सपोज कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें क्या होगा, ये भी आपके पास कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है। इफ द इक्विलिब्रियम इज देयर, इफ द इक्विलिब्रियम इज देयर, इफ लिख दिया मैंने, एक्चुअली में इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम इज देयर तो क्या होगा बेटा, तो कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इसमें केसी का क्या आ जाएगा, नो यूनिट। या कुछ ऐसी एग्जांपल आ जाए लाइक 2a 3b 2c 2d, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, और सब एक्वस फॉर्म है। तो आप केसी क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ डी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कितना आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। 2 और 3 कितनी आ जाएगी, पावर 5 आ जाएगी। ठीक है ना, तो पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। किसकी, कंसंट्रेशन की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 4 आ गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 5 आ गई, कंसंट्रेशन की पावर -1 आ गई। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज अ मोल पर लीटर। तो इफ इट इज हैविंग अ मोल पर लीटर बेटा, तो पर लीटर it is again having the inverse 1 unit, so that means you can write it as a liter per mole. So these are the units of Kc. Mean by saying you can never say कि ये unitless होगा, you have to just check out for the expression और फिर आप बता पाओगे कि unitless है unit. Is that clear बेटा, ये सभी को clear हो गया unit का? चलिए good. उसके बाद वी कैन डू कि दिस इज द केसी केपी हमें समझ में आ गया, एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो क्लियर है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में वो क्लियर है, यूनिट भी क्लियर है, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी थोड़ी नॉलेज हो गई है आप लोगों को। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कई बार क्या होता है कि विल अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द इक्वेशन, द एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वो बहुत इजी होता है। तो basically I am going to discuss with you the characteristic of the equilibrium constant. Initially what we have done is the characteristic of the equilibrium law of the chemical equilibrium and the characteristic of the normal equilibrium. Now we are going to discuss the characteristic of the equilibrium constant K. Equilibrium constant. So here the characteristics of the equilibrium constant, we have to just check it out. The first is the variation with the temperature. चलो पहले variation with the concentration कर लेते हैं. Let us suppose we are having one equation that is A plus B is giving us in the equilibrium C plus D. This is a particular equilibrium that is established over here. Now what would happen whenever your reactants are giving the products? अब मैंने क्या किया, इस equation का equilibrium constant है K, Kc, let it be. So can anybody tell me the value of Kc now? Now it is a very simple expression that I have written. क्या आएगा बेटा, numerator में क्या आएगा? Concentration of C and concentration of D आएगा numerator में? Yes or no? है ना, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में क्या आएगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट वी विल यूज इन द डिनोमिनेटर। अब बेटा अब मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2। अब मैंने इसको मैं केसी लिख देती हूँ, दैट इज अ लेट अस से दिस इज अ केसी ओनली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द होल ऑफ इक्वेशन विद सम कांस्टेंट। मैंने इसको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 2a plus 2b that is giving us 2c plus 2d। देखो इसको कुछ लर्न नहीं करना है, अब ये इक्वेशन नहीं आ गई। अब इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, आई एम गोइंग टू राइट इट एज अ kc डैश। रुको मैं इसे सबस्क्रिप्ट लगा देती हूँ हियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc डैश? It is a concentration of C and the concentration of D. Now we are having the stoichiometric coefficients 2 and 2 over here. So we will use the square like this. Now in this equation, we are having the equilibrium constant again. For this, we will write down A square and the B square.
है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में। अच्छा, कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक कि सभी का स्क्वायर है ना, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी, डी और टोटल का स्क्वायर। टोटल का स्क्वायर जाएगा तो देखो न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा और इंडिविजुअली भी सबका स्क्वायर होगा। इज इट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग? Yes, ma'am. है ना? तो Yes, इसकी ma'am. वैल्यू क्या थी बेटा? वट एवर आई हैव रिटन इन अ ब्रैकेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर? ये आपको बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू नहीं लग रही है केसी? Yes. Yes, ma'am. तो दिस इज अ के सी स्क्वायर। तो क्या रिलेशनशिप हमारे पास आ गया? द रिलेशनशिप इज, आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कलर, द के सी डैश न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर से इसको थोड़ा सब्सक्रिप्ट ही लिखते हैं, the kc dash is equal to kc square, mean by saying if we multiply the entire equation with some constant, then the new equilibrium constant will be equal to the initial या earlier constant raised to power that constant. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई किया। आपको समझ में आ गई ना ये कैसे किया है मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक्सप्रेशन को ना एक पॉइंट में भी लिख सकती हूँ कि if we multiply the chemical equation with some constant, then the new equilibrium constant would be the, या इसको n लिख देते हैं ना, if we multiply the chemical equation, with some constant, then the new equilibrium constant kc dash will be, with some constant इसको n लिख दो, will be kc raised to power n. ठीक है, तो that means kc dash that is equal to kc raised to power n. तो ये क्लियर हो जाएगा ना? तो जो भी आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू क्रैम ऑल दिस, आप एक्सप्रेशन लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दिस रिजल्ट. And now the second point, if any chemical equation is obtained by adding two or the more भी बोल सकते हैं, or the more chemical equations, then the resultant equilibrium constant would be, कैसे? जैसे मान लो कार्बन को ऑक्सीजन से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, लेट इट बी इन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, वैसे ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ द सम हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्योंकि ये इरिवर्सिबल की एग्जांपल आ जाएगी. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपका A प्लस बी कंबाइन करके D दे रहा है, और जो D है वो फर्दर E दे रहा है. ठीक है, और ये दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम में है. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. So when you will add these two equations, D and D will get cancelled and A plus B combined to give the E. This is a net resultant equation. तो इसका जो K3 होगा ना, that is equal to the multiply of these two. This is very very important. ठीक है, तो पहला हमने क्या सीखा? when we are going to multiply the entire equation with some constant, then the new equilibrium constant will be equal to the earlier one raised to power that constant. Now what we have learned if one equation is obtained by the addition of the two equations, तो नया equilibrium constant क्या होगा? that will be the multiplication. तो इसको जर्नल में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो आपका K होगा, K C dash,
या k डैश सिंपली, तो वो k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 मल्टीप्लाइड बाई k3 अप टू सो ऑन होगा, जितनी भी इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो द टू थिंग्स वी हैव लर्नड कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से और इक्वेशंस को ऐड अप होने से क्या होता है। थर्ड थिंग इज if we reverse the chemical equation, या if we reverse the equilibrium, then the equilibrium constant would be, now let's check it like A plus B gives C and D. Let us suppose the equilibrium constant for this expression is Kc, and if you want to go for the equilibrium constant for the reverse equation, like this is Cc plus Dd, this is AA plus BB, and this is a new equilibrium constant Kc dash. The new equilibrium constant Kc dash would be obtained by the reverse of the earlier one, that is the reverse of the Kc. Okay, so this is how we are going to obtain the equilibrium constant for the new equation. So these are the three things we have learned, beta. The first thing is when you are multiplying it with some constant, तो equilibrium constant क्या हो जाएगा, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उस वो पावर बन जाएगी अर्लियर वाले की, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो k का स्क्वायर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो वो k का क्यूब हो जाएगा। ओके, एंड देन अगर 2 या 3 इक्वेशन को ऐड करके आपके पास नेट इक्वेशन आती है तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी का मल्टीप्लाई आएगा। अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स किया तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 3 चीजें तो आपको बहुत समझ आ गई हैं अच्छे से। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। No, ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now, the very important is we are going to study the variation of the equilibrium constant with the temperature. For this, I need to shift the slide. इसको shift कर लेते हैं। चलो, ये मैं अलग से पॉइंट ले लेती हूँ। वेरिएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। बच्चा, मैंने पहले ही आपको बोला था लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम में कि दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट बट दिस इज अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, टेम्परेचर को चेंज करोगे ना, अंडर दोज कंडीशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल गेट चेंज। द वेरिएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। देखो, वेरिएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए ना आपके पास एक इक्वेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज हैविंग द नेम वन टॉप्स इक्वेशन। when you will study the that is your chemical kinetics, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग एक इक्वेशन पढ़ोगे, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन विल बी द एक्सटेंशन ऑफ दिस। और जितना भी नीट के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस व्हाटएवर वी हैव ऑब्जर्व ना, वन टॉप या आर्हेनियस में से किसी का टेम्परेचर वेरिएशन या न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इक्वेशन। Beta, this is a d by dt. That means here the capital T is representing the temperature. ठीक है? So this is a d by dt. ln is a natural log. Thermodynamics में भी आपको इसका पता है. This is a natural log. This is a k equilibrium. K equilibrium, k hash, k whatever the thing you want to use over here, you can do. This is equal to delta H naught by RT square. तो ये है एक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है variation of K equilibrium with the temperature. Variation of K equilibrium with the temperature. With the temperature. ठीक है? तो want of equation को आप टेम्परेचर से, अगर तो आपको इससे समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज what we can do is we can take the another form of this equation. कैसे लेंगे? जैसे d log of k e q आप एक साइड पे रख लो और डेल्टा h नॉट बाई RT स्क्वायर और dt को दूसरी साइड पे ले लो, और डिफरेंशिएशन है तो इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। d log of k e q, this is delta h नॉट बाई r is a constant, मैंने पहले ही बाहर निकाल दी है, 1 by t स्क्वायर और dt। टेम्परेचर हियर इज अ 0, या 0 तो नहीं लेंगे खैर,
T1 T2 ले लेते हैं, T1 एंड T2। अब जब आप इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन बेटा सॉल्व करोगे ना, दिस इज वेरी वेरी इजी। सब बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन और आपका डेरिवेटिव रिवर्स है एक दूसरे से। डी और इंटीग्रेशन कट जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी यहाँ पे बचेगी log ऑफ के ई क्यू, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर, और 1/t² की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होती है 1/t² की इंटीग्रेशन dt के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। दिस इज टी रेस्ट पावर -2 हो जाएगा ना बेटा। टी रेस्ट पावर -2 को कैसे सॉल्व करोगे, टी रेस्ट पावर -1 अपॉन -1, यानी कि इसकी जो इंटीग्रेशन जाएगी -1 अपॉन टी जाएगी, ठीक है। तो -1/t माइनस यू कैन टेक इट कॉमन, 1/t में 1/t2 -1/t1। तो दिस इज अ बेसिक आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। लॉग ऑफ के ई क्यू भी डिफरेंट टेम्परेचर पे ले सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हो T1 to T2 टेम्परेचर पे, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको डिराइव नहीं करना है, बस आपको लास्ट रिजल्ट इसका ध्यान में रखना है, T1 to T2। मैं स्लाइड शिफ्ट करके आई एम गोइंग टू राइट द लास्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ के ई क्यू, T1 to T2 था ना, तो log ऑफ के ई क्यू एट द टेम्परेचर T2 आप आ जाएगा, के ई क्यू एट द टेम्परेचर T1, मतलब टेम्परेचर T2 और T1 पे जो इसका वेरिएशन है, that is equal to minus of delta H naught by R, and this equation is, जो wait a minute देख लें लिमिट क्या रखी है हमने, T1 T2 log of T2 minus log of T1, ठीक है, and here is a -1/t, 1/t2 minus 1/t1, okay, 1/t2 minus 1/t1। तो ये इक्वेशन है बेसिकली। तो इस इक्वेशन को आप एज इट इज भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लेना। T1 T2 हो गया आपका, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 हो गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं ना, हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा एक सॉल्व करने का ये पर्सपेक्टिव है कि हमारा T2 ग्रेटर देन होता है T1 से, तो आप इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर लो तब भी चल जाएगा। log ऑफ के ई क्यू एट द टेम्परेचर T2, के ई क्यू एट द टेम्परेचर T1, दिस इज इक्वल टू, माइनस को एडजस्ट कर लो, डेल्टा ऑफ एच नॉट बाई आर, तो ये आपका सेम फैक्टर बन जाएगा दोनों साइड पे, ये और याद रखना आसान है, डेल्टा T2 माइनस T1 एंड T1 T2। अब देखो इसको कैसे लर्न करोगे, यहाँ पे भी इस इक्वेशन में T2 ऊपर है और T1 नीचे है, इस इक्वेशन में भी T2 ऊपर है और T2 पहले है और T1 बाद में है। अब देखो अब क्या हुआ, देखो आपको जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन पढ़ना है ना, तो वी हैव टू टेक द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेसेस। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या लेके चलते थे, हम वहां पे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों लेके चलते थे ना, तो आप बोलोगे इफ द प्रोसेस इज अ एंडोथर्मिक वन, ठीक है बच्चा, if the process is an endothermic one, what would happen in the endothermic processes, delta H naught would be what, it would be greater than 0 or less than 0, डेल्टा एच नॉट वुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है और आपका T2 ग्रेटर देन T1 है, तो दिस फैक्टर वुड बी पॉजिटिव, this factor would be positive, so that means this answer comes out to be positive. Log of something comes out to be positive, and when log of x comes out to be positive, that it then implies x greater than 1. x क्या है बच्चों हमारा, x is a KEQ at the temperature T2 that is greater than the KEQ at the temperature T1. This clearly shows that the equilibrium constant increases with the increase in temperature. Increases with the increase in temperature. यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बट इट इज ट्रू फॉर what type of the what type of the processes, it is true for the endothermic processes. Is that clear everyone? Yes, sir. Can I shift the slide if you are okay with this? Yes, sir. Okay. Now the same equation you have to apply for the exothermic reactions. If you have to use the equation for the exothermic reactions, what would be there but for the exothermic reactions beta? So in the case of the exothermic reactions, delta H naught would be less than 0. That means this thing comes out to be negative. Then what we are having,
log of the K equilibrium at the temperature T2 and the K equilibrium at the temperature T1. This thing comes out to be minus of delta H naught by R and 1 by T2 minus 1 by T1. अच्छा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वही इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो पहले की है. तो that is T1 T2 and here it will be T2 minus T1. Now देखो अब क्या है कि if your delta H naught is negative because these reactions are the exothermic reactions. ठीक है, तो here it comes out to be the negative sign. यहाँ पे negative आ जाएगा and obviously again T2 is greater than T1. तो if the T2 is greater than T1 again तो ये factor positive हो जाएगा. But the positive multiplied by negative will give the negative answer. And the log of something if it is giving the less than 1 answer, less than 0 answer basically you can say. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, x आपका लेस देन 1 हो जाएगा. एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड भी चेक कर लूं, ऐसे ही लिखा है ना हमने, log of something is greater than x is greater than 1. ठीक है, यहाँ पे x लेस देन 1 हो जाएगा and K EQ at the temperature T2 would be less than the K equilibrium at the temperature T1. मतलब वन लाइन आंसर इसका क्या हो गया पेपर में. you need not to go for this much derivation. बस आपको अभी एक बार क्लियर है तो you can just learn this point also कि in the case of the exothermic reaction with the increase in the temperature the equilibrium constant decreases. For the exothermic reaction क्या होगा, for the exothermic reaction equilibrium constant increases with the equilibrium constant, not increases, sorry, decreases with the increase in temperature. With the increase in the temperature means with the increase in the temperature you are having the decrease in the equilibrium constant. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो एंडोथर्मिक के लिए बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक के लिए कम हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर. तो ये 4 पॉइंट हैं. The one is the you are multiplying the equation by the constant factor. तो आप जिस constant से multiply करके होते हो, नया equilibrium constant will be the raised to power of that. And after that, if you are having the addition of the 2 or the 3 equations, the new equilibrium constant will be the multiply of all. And the third one was if you are reversing the chemical equation, the new equilibrium constant will be the reverse. And the fourth one is exothermic के लिए कम होगा और endothermic के लिए temperature के बढ़ाने से बढ़ेगा. तो is that clear? Can I shift the slide now? Yes, ma'am. चलो ठीक है. चलो अभी हम क्या करते हैं कि we have done up to this point. अब मैं आपको वो thermodynamics का क्वेश्चन करवा देती हूँ पहले. या पे एक और हो जाएगा टॉपिक. लेट मी डू दैट आल्सो. आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर दैट क्वेश्चन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. अच्छा चलो, द वन वी कैन डू इज, ये मैं एक आपको लिखना सिखा देती हूँ कि दिस इज स्पेशली फॉर द, देखो ये नीट में, नीट एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आपको केसी केपी एक्सप्रेशंस का बहुत बहुत कम आता है. तो बेसिकली यू विल फाइंड ओवर देयर कि केसी केपी का मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करना है विद द मोल्स, विद द कंसंट्रेशन एंड ऑल. चलो एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं. जैसे हमने अमोनिया का ही फॉर्मेशन ले लिया, ये कैलकुलेशन है बेटा. ठीक है, इसका डाटा आपको दिया होगा. ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट को समझा रही हूँ कि मैं कैसे क्रैक करना है आपको. नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑल आर इन द गैसियस स्टेट. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यहाँ पे भी गैसियस स्टेट है. अच्छा, अब क्या होगा इस इक्वेशन में, देखो या तो अगर आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एट द टाइम इज T इज इक्वल टू 0, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लेटर्स से देखो आई एम गोइंग टू टेक अ नंबर ऑफ मोल्स 1 बट अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर एंड वी आर टेकिंग अ 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, तो वो आप अकॉर्डिंगली करोगे. मैंने नंबर ऑफ मोल्स सेट कर दिए हैं कुछ की 1 दिया हुआ है. आई हैव टेकन द 1 बट अगर आपको न्यूमेरिकल में जितने मोल लेने को कहा है आप उतना ही लोगे. तो दीज आर द नंबर ऑफ द मोल्स एट द टाइम T इज इक्वल टू 0 एंड हियर इज अ 0. दैट मीन्स प्रोडक्ट तो फॉर्म है था ही नहीं स्टार्टिंग में. एट द टाइम इज इक्वल टू T एंड जब टाइम T हो गया, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, जब सफिशिएंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, देन दे आर कैरिंग द रिएक्शन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन
Let us suppose that the X moles are being converted into the products. ये मैंने X क्यों लिया? Why I have taken the 1X? देखो और नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 1 है ना. इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है. कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है? 1. अब इसमें कितना नजर आ रहा है? हाइड्रोजन में 3 नजर आ रहा है. यानी कि नाइट्रोजन जिस स्पीड से डिकम्पोज होगा उसे 3 टाइम्स स्पीड से हाइड्रोजन डिकम्पोज होगा. ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, ma'am. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये 3 टाइम्स स्पीड से डिकम्पोज होगा तो ये 1 - 3x हो जाएगा. ठीक है. अब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2. अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट उतना बनेगा, दैट इज अ 2x. अगर ये x अमाउंट से डिकम्पोज हो रहा है, ये 3x अमाउंट से डिकम्पोज हो रहा है, तो ये x अमाउंट से फॉर्म भी हो रहा है. ठीक है. तो ये मैंने एक्चुअली बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि x मोल्स आउट ऑफ द टोटल मोल्स वो कितने भी दे सकता है. x मोल्स आउट ऑफ द टोटल आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. ठीक है. कंप्लीटली तो कन्वर्ट हुआ नहीं है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ. कंप्लीटली कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे तो 0 0 आ जाता, यहाँ पे सारा आ जाता. ठीक है ना. ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है बच्चा. ये कैसे कन्वर्ट हुआ है? ये आपका कुछ पोर्शन इसमें से कन्वर्ट हुआ है. और वो कितना पोर्शन है? अगर ये इसमें से x जा रहा है और ये इसमें से 3x जाएगा और यहाँ पे से 2x फॉर्म होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस में आएगा, ये रिएक्टेंट है तो इसमें से डिकम्पोज होंगे इतने. और x क्या है इसमें? बेसिकली x होता है कितना डिसोसिएट हो गया. बेसिकली इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब हमारे पास टोटल मोल्स आप चेक करो. टोटल मोल्स वुड बी 1 - x प्लस 1 - 3x प्लस 2x. ये टोटल मोल्स कितने आ गए हैं हमारे पास? चलो वैसे तो ये kp में यूज होगा, पर चलो एक ही बार कैलकुलेट करके रख लो. 2 - 2x. ठीक है. अब मान लो हमारे पास मोलर वॉल्यूम गिवन है या वॉल्यूम गिवन है v. वॉल्यूम v लीटर दिया हुआ है इसमें. तो what we are going to do, we are going to find out the concentration. What is the method? concentration का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? concentration क्या होती है? Molarity. हाँ, मोलैरिटी भी होती है. मोल से कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. तो कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स है 1 - x, वॉल्यूम है v. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 - 3x और वॉल्यूम है v. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2x और वॉल्यूम कितना है? v. कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आता है ना सबको? ये रब कर दो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Just a minute. Yes, I'm going to erase this point. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay, just a minute. Give me 1 minute. But am I audible to you? Yes, ma'am. Is the screen visible to you, or the still the screen is coming? Visible. Give me 1 minute. Actually, कहीं से connection lose हो रहा है. Just a minute. Okay, I'm going to rewrite this fact. कुछ रब हो गया है इसमें से. Yes, now it is okay. Thanks for the cooperation. So this is a portion. This is accidentally erased, I think. Wait a minute. So this is coming out to be 2 - 2x, and this is 2x. I'm going to erase this thing because this is clear to everyone. अब अच्छा हमने कैलकुलेट करना है KC, द वैल्यू ऑफ द KC वी वांट टू कैलकुलेट. यहाँ पे 2x आ जाएगा. अच्छा, KC कैसे किया था हमने? KC इज इक्वल टू, अगर मुझे इसी का कैलकुलेट करना है, ऑल्दो दिस इज द 2 molecules, so
यहाँ पे हमने लिखा था 3 molecules of hydrogen. Yes, this is the 3 molecules of hydrogen and the 2 molecules of ammonia. Okay, so Kc would be in that case the concentration of ammonia raised to power 2, concentration of the nitrogen and the concentration of the hydrogen raised to power 3. So what is the value of the concentration that we had calculated? अमोनिया की concentration कितनी calculate की है हमने? अमोनिया की concentration we had calculated is the 2x. So this is 2x by v square divided by nitrogen concentration. Nitrogen concentration is 1 minus x by v and the hydrogen concentration cube. Hydrogen concentration is 1 minus 3x by v all cube. देखो ये आपका है केसी का एक्सप्रेशन, और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ एक्स की वैल्यू देगा वो, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ द एक्स, और एक्स की वैल्यू या वी की वैल्यू वॉट एवर द थिंग ही वुड गिव ना, तो आपको वो इस फॉर्मूला में इंसर्ट करनी है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, अब इसी क्वेश्चन के लिए लेट्स टेक 2 minus 2x था ना मोल्स। चलो इसी क्वेश्चन के लिए मान लो हमें केपी की कैलकुलेशन आती है। नाइट्रोजन प्लस 3 molecules of hydrogen gives the 2 molecules of ammonia. Here it is, I am again taking the moles at time t is equal to 0. This is 1, this is 1 and this is 0. Stoichiometry के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 था तो I am subtracting a 1x from it and this is 1 minus 3x and this is a 2x. तो बच्चा here we are going to calculate the total moles. Total moles कैसे निकाले थे हमने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के नंबर ऑफ मोल्स को जो इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। द सेकंड कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अ 2 minus 2x. तो ये टोटल मोल्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अच्छा बेटा, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल मोल्स ना केपी के लिए थोड़ा सा आपको और ध्यान देना पड़ेगा। हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आप कैसे कैलकुलेट करते हो मोल फ्रैक्शन? Ma'am, Na upon Na plus N. शाबाश, Na अपॉन Na प्लस NB या Na अपॉन N टोटल, सही है। तो Na हमारा इसका नंबर ऑफ मोल्स है 1 minus x, और टोटल कितना है बेटा? टोटल इज 2 minus 2x. Here the number of the moles are 1 minus 3x and the total is the 2 minus 2x. Here the number of the moles are the 2x and the total is the 2 minus 2x. इतना क्लियर है how I have written this? Yes, ma'am. So what I am going to do now, I am going to take the Kp. Kp is the pressure of ammonia, pressure of the ammonia square, pressure of the hydrogen, hydrogen का तो क्यूब है ना, and the pressure of nitrogen. बस values अब आपको रखनी है। अच्छा हाँ, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equal to the mole fraction of that component multiplied by the constant pressure, total pressure, equilibrium pressure, जो भी आप इसको बोल दो, ठीक है। तो अगर मुझे pressure of ammonia लिखना है तो what is the value we have calculated over here? This is a 2x upon 2 into 1 minus x. मैं इसको लिख लेती हूँ, ये तो हो गया mole fraction। साथ में इसको constant pressure से multiply करना पड़ेगा, then we will give a value 2 over here. And the pressure of hydrogen, sorry we have to take the hydrogen H2 ना, subscript होगा ये। तो बेटा in the case of the pressure of hydrogen we are going to take the 1 minus 3x divided by 2 minus 2x power 3, and regarding the pressure of the nitrogen we have to take the 1 minus x divided by the 2 minus 2x, and every time we have to take the constant pressure साथ में। बस दिस इज अ चेंज। देखो ये बेसिक है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फंडा। केसी केपी कुछ भी आए आपको मोल से स्टार्ट कर लेना है। अगर मोल दिया हो, अगर सीधा कंसंट्रेशन दिया है तो यू कैन डिवाइड इट बाय द वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम करने की जरूरत ही नहीं है फिर कंसंट्रेशन के केस में, तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। बस डीकंपोजिशन कैसे हुआ है वो आपको कर लेना, जैसे मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे सभी? केसी केपी कैसे कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल भी लेंगे। यस मैम जो टाइम 0 है ना मैम, उसमें कैसे भी वैल्यू? जब आपको टाइम t0 दिया है ना, तो देखो आपको दो केसेस हो सकते हैं। या तो वो आपको इनिशियली ना दे,
अगर तो उसने ये नहीं बोला कि 5 मोल इसके लो, 2 मोल इसके लो, फिर तो आप 110 या ए 0 रख के कर सकते हो। उसमें आपको कोई स्टोइकियोमेट्री का कुछ नहीं देखना है। अगर आपको उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि इसको 5 मोल्स दो, इसको 3 मोल्स दो, तो फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने तो एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है। अब जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी ना क्लास में, तो अगर उसने बोला हुआ कि इसके 2 मोल थे, इसके 3 मोल थे, इसमें से इतने रिएक्ट कर गए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अगर उसने कांस्टेंट 1 1 लेने को कहा तो हम ऐसे लेंगे। ठीक है बेटा? तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अभी तो मैंने एक जर्नल पैटर्न सिखाया बिल्कुल इजी से लेके। अच्छा, टाइम वी आर हैविंग वेरी लेस लेफ्ट नाउ। फटाफट पोल ले लेते हैं। वो आपको थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में करा दूंगी, बिकॉज हियर वी आर हैविंग अ वेरी लेस टाइम लेफ्ट। इसको ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा चलो फटाफट लेंगे क्वेश्चन। If we are having the equilibrium constant Kc and the Kp are related as Kc is equal to Kp always. Kc is equal to Kp RT raised to power delta n. Kp is equal to Kc RT raised to power delta n. And the D1 is Kc is equal to Kp into RT. I am generating a poll. Quickly answer the question. Yes. Try to give the answer first. Jaldi. Yes, everybody has to participate. Till only the 23 students have given the answer. Yes, why rest are not giving the answer? I am ending a poll over here. Sufficient amount of the time I have given to you. I have shared the result with you, beta. C is a correct option. Kp is equal to Kc RT raised to power delta n. सेम फॉर्मेट में ना मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, नाउ लेट अस से द एक्सप्रेशन इज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन in the gaseous form, it is giving us the hydrogen iodide in the gaseous form. अब आपको मुझे बताना है कि Kc और Kp में क्या रिलेशनशिप है। बच्चा दोनों बराबर हैं या Kc Kp से ग्रेटर देन है या लेस देन है? व्हाट डू यू थिंक? इसको हम कर देते हैं 1 और इसको हम कर देते हैं 2। ठीक है, और इसको कर देते हैं रब। Yes, give the answer with respect to this particular question. Why the rest are not answering? मैम पोल बंद हो गया है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये मैं एक नया पोल आपको जनरेट कर देती हूँ।
अब बताना बेटा, अभी विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है। I have shared the result with you. Most of the students ने आंसर जो दिया है वो ये वाला ऑप्शन दिया है। अच्छा देखो, आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1+1 है ना बेटा, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? वो भी 2 हो जाएंगे। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसकी तो पावर बचेगी ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। Okay, then it is all for today. Rest will continue in the next class. In the next class, जो पहला क्वेश्चन लेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाला, जो बेंजीन वाला आपका पेंडिंग है, then we'll resume the topic. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Then revise this chapter and सभी बच्चों ने, you are having your weekly test also.